आप सबों को सप्रेम नमस्कार। लिविंग हैप्पीली के फिटनेस सीरीज में मैं नरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए कपालभाति का संपूर्ण जानकारी आपके लिए पेश करता हूं। इस जानकारी में मैं आपके सामने कपालभाति का अर्थ, महत्व, किस स्थान पर करते हैं, किस समय करते हैं, किस विधि से करते हैं, कितने बार करते हैं, क्या इसकी आवृत्ति है, किस काल में करते हैं, इसके क्या नुस्खे हैं, क्या इसके फायदे हैं, लाभ हैं, हमारे जीवन पर इसके क्या प्रभाव हैं और इसके करने के समय हमें क्या क्या हिदायतें बरतनी चाहिए। इन सारी जानकारियों के साथ आज मैं नरेंद्र कुमार आपके सामने कपालभाति की संपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। मुझे पूरी उम्मीद है आप इसे पूरा देखेंगे, हमारे साथ साथ कपालभाति करेंगे और एक संकल्प लेंगे कि आपको भी दिनचर्या में समय निकालकर इसे अपने रेगुलर एक्सरसाइज में शामिल करना है। या जो लोग दैनिक अभ्यास, कसरत, वर्जिश नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम ये कपालभाति अवश्य कर लिया कीजिए। तो इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आज देने जा रहा हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कपालभाति के बारे में संपूर्ण जानकारी देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूं कि ये कपालभाति एक योग का ही भाग है। और जैसा कि हम जानते हैं, योग जैसा कि शब्दिक अर्थ से ही मालूम हो रहा कि ये जोड़ा गया है तीन तरह के कसरत को। इस तीन कसरत में हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ये तीन तरह के कसरत, तीन तरह के कार्य इसमें जोड़ दिए गए हैं। और ये तीनों को जोड़कर हम योगा करते हैं। और योगा के ही 8 भाग में एक भाग प्राणायाम होता है और ये कपालभाति प्राणायाम ही है, एक प्राणायाम है। भारतीय परंपराओं में योग शारीरिक व्यायाम मात्र नहीं माना जाता है, इसकी आध्यात्मिक भूमिका भी मानी जाती है। हम योगा और प्राणायाम इसलिए भी करते हैं, ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक अनुशासित विधि है। इससे हम अपने मन को और शरीर को दोनों को नियंत्रण में ले सकते हैं। तो इस तरह से हम प्राणायाम को मानते हैं कि अगर हमें शरीर और मन दोनों पर पूर्णतः नियंत्रण रखना है तो हमें अवश्य अपने दिनचर्या में प्राणायाम शामिल करना चाहिए। कपालभाति, कपालभाति जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये कपालभाति प्राणायाम हमारे स्वस्थ शरीर का आधार है। क्योंकि योग को ही हम स्वस्थ शरीर का आधार मानते हैं और योग का आधार है प्राणायाम। प्राणायाम योग के 8 महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। इसे एक विशिष्ट अंग की संज्ञा दी जाती है जो शरीर की बड़ी सी बड़ी बीमारियों को दूर करने के लिए जाना जाता है। प्राणायाम के कई प्रकार हैं और उन्हीं में से एक है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम को सभी प्राणायामों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ध्यान और मानसिक शक्ति के विकास के लिए कपालभाति को अति महत्वपूर्ण माना जाता है। कपालभाति ही एक मात्र ऐसा प्राणायाम है जो सब बीमारियों का इलाज रखने का दम रखता है। अगर हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो दिन का थोड़ा सा समय अपने शरीर के लिए निकालकर रोज सुबह यह प्राणायाम जरूर करें। माना जाता है कि यह अकेला योगाभ्यास है जिसके जरिए शरीर के 80 से 90% रोगों का इलाज संभव है। सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी कपालभाति प्राणायाम उत्तम माना जाता है। मन को शांत
और प्रफुल्लित रखने के लिए कपालभाति प्राणायाम प्रतिदिन करना चाहिए। अब मैं आपको कपालभाति का अर्थ बता रहा हूं। कपाल का मतलब होता है मस्तक, सिर, और भाति का मतलब है चमकने वाला। और प्राणायाम जैसा हम जानते हैं ये एक ब्रीदिंग टेक्निक है, सांस लेने की प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः 2 भाग होते हैं, इनहेल और एक्सेल। हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ये दोनों ही प्रक्रिया को हम प्राणायाम बोलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, कपाल का अर्थ है खोपड़ी, सिर, और भाति का अर्थ है चमकना। क्योंकि इस क्रिया से सिर चमकदार बनता है, अतः इसे कपालभाति कहते हैं। कपाल जिसे हम अंग्रेजी में फोरहेड कहते हैं, और भाति का अर्थ होता है प्रकाश। कपालभाति एक ऐसी सांस की प्रक्रिया है जो सिर तथा मस्तिष्क की क्रियाओं को नई जान प्रदान करता है। कपालभाति करने से व्यक्ति के चेहरे पर चमक आती है। अगर कपालभाति के महत्व की बात की जाए तो इसके बारे में यही माना जाता है कि यह सरल प्राणायाम है। सचमुच इसके लिए कोई खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। अगर कोई आदमी इच्छुक हो तो 5 मिनट में ही इससे सीख सकता है और अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल कर सकता है। इस प्राणायाम में सांस तेजी से बाहर छोड़नी होती है। ऐसा करने से पेट की वायु नाक के माध्यम से तेजी से बाहर निकलती है। जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो हमारे शरीर से 80% तक के विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं इस सांस के माध्यम से। कपालभाति के निरंतर प्रयास से, अभ्यास से शरीर के सभी अंग विषैले तत्व से मुक्त हो जाते हैं। किसी भी तंदुरुस्त व्यक्ति को उसके चमकते हुए माथे, जिसे कि हम मस्तक या सिर भी कहते हैं, उससे पहचाना जा सकता है। कपालभाति प्राणायाम की उचित व्याख्या है चमकने वाला मस्तक। मस्तक पर तेज या चमक प्राप्त करना तभी संभव है जब हम प्रतिदिन इस अभ्यास का, प्राणायाम का अभ्यास करें। इसका तात्पर्य यह है कि हमारा माथा सिर्फ बाहर से ही नहीं चमकता, परंतु यह प्राणायाम हमारी बुद्धि को भी स्वच्छ व तीक्ष्ण बनाता है। कपालभाति को प्राणायाम एवं आसानी से सीखा जा सकता है। यह समूचे मस्तिष्क को तेजी प्रदान करती है तथा निष्क्रिय पड़े उन मस्तिष्क केंद्रों को भी जागृत करती है जो सूक्ष्म ज्ञान के लिए उत्तरदायी होते हैं। कपालभाति में सांस उसी प्रकार ली जाती है जैसे धौकनी चलती है। सांस तो स्वतः ले ली जाती है, किंतु उसे छोड़ा पूरे बल के साथ जाता है। इस प्राणायाम के से पाया जाता है कई जटिल रोग दूर हो जाते हैं। और अगर स्वस्थ व्यक्ति इस अभ्यास को प्रतिदिन करता रहे तो वह जीवन भर निरोगी रहता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कपालभाति आपको जिंदगी भर तंदुरुस्त और ताकतवर बनाए रखने की गारंटी देता है। अब मैं आपको कपालभाति करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इसके स्थान के बारे में कि कपालभाति हम किस स्थान पर करें। तो कपालभाति प्राणायाम करने के लिए, जैसा कि हम चिर परिचित हैं कि किसी भी योगा प्राणायाम को करने के लिए हमें एक अच्छी, शांत और स्वच्छ जगह का ही चयन करना चाहिए। वहां पर आसन बिछाकर हम पद्मासन में, और भी कई आसन हैं, उसमें हम बैठ सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम जो है हमेशा शुद्ध वातावरण में ही हमें करना चाहिए। पद्मासन में बैठकर इस आसन को करने से सर्वाधिक लाभ मिलता है। अब अगर समय की बात किया जाए कि किस समय किया जाए कपालभाति, तो ये दिन में सुबह के समय सूर्योदय से पहले करने पर सर्वाधिक लाभ होता है। अब मैं आपको इसकी विधि विस्तार में बताने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपको एक बार
अभी मैं जो बैठा हूं आपके सामने, इसे बोलते हैं सुखासन। क्रॉस लेग सिटिंग पोजीशन है ये मेरा। इसमें आप अपने सुविधा के अनुसार बैठ सकते हैं। अगर आप अपने आप को बैठा सकते हैं पद्मासन पोजीशन में, तो पद्मासन में बैठ जाइए। वज्रासन में चाहिए तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। आप अपने सुविधाजनक किसी भी पोजीशन में, किसी भी मुद्रा में बैठ सकते हैं। अब मैं आपको पद्मासन में बैठ कर बताता हूं। पद्मासन तो ये नहीं है, ये सुखासन आप कह सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये किसी भी आसन में बैठकर हम कर सकते हैं, जिसमें भी आप अपने शरीर को आरामदायक महसूस करा सकते हैं, जैसे कि सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन। अब इसमें आपको करना क्या है, मैं आपको करते हुए बताता हूं। इस पोजीशन में बैठने के बाद हम अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लेते हैं और आराम से बैठते हैं। इस ध्यान की मुद्रा में बैठ जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ देते हैं। कहीं भी स्टिफनेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आरामदायक ऐसे बैठ जाइए। अपने हाथों को इस तरह से आकाश की तरफ घुटनों पर ऊपर की ओर करके घुटनों पर रख लें। एक लंबी गहरी सांस ऐसे लेना है। पहली बार दोनों नॉस्ट्रिल से इससे लेना है और फिर जैसे आप सांस लेते हैं आपका पेट फूल जाएगा और पेट की पेशियों के बल के साथ सिकुड़ना है। इस तरह से ऐसे करना है। जब हमारी सांसों को लगातार बाहर की ओर फेंकेंगे तो ध्यान रहे आपको सांसें लेनी नहीं है, सिर्फ बाहर की ओर धकेलनी है। अभी मैं पूरा प्रक्रिया करके दिखाता हूं। इस तरह से हमने पहली बार ले लिया। सांस हम कब ले लेते हैं ये पता भी नहीं चलेगा, लेकिन छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो काफी दबाव में होना चाहिए। अपनी सांसों को लगातार हमें बाहर की ओर छोड़ना है। हमें सांस छोड़ने के दौरान ये महसूस करना है हमारे पेट के तंत्रिकाएं जो हैं वो संकुचित हो रही हों और बाकी शरीर के किसी भी अंग में किसी भी तरह का कोई भी हलचल नहीं हो, सिर्फ पेट के एरिया में हो। हमारा ये प्रयास होगा कि हम इसे खींचे। सांस बाहर की तरफ छोड़ना है और पेट को अंदर की ओर दबाना है, इसे नाभि को अंदर की ओर खींचना है। सांस छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर की ओर खींचना है। अपने पेट को इस प्रकार से अंदर खींचना है कि वह रीढ़ की हड्डी को छू जाए। जितना हो सके उतना ही करें। पेट की मांसपेशियों को सिकोड़ने को आप अपने पेट पर हाथ रख के इस तरह से महसूस कर सकते हैं। नाभि को अंदर की ओर ले जाएं। अभी मैं करके दिखाता हूं आपको, आप देख सकते हैं। ये सुखासन है। इसी तरह से हम वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। वज्रासन में भी बैठकर हम सेम प्रक्रिया करेंगे। नाभि को अंदर की ओर खींचेंगे। हमारी जो कपालभाति शुरू हो रही है, ये सांस को हल्का सा लेना है। उसके बाद ये केंद्रित है हमारे सांस को छोड़ने की प्रक्रिया से। साथ साथ दो काम करना है। पहला तो सांस छोड़ना है और दूसरा पेट के मसल को अंदर की ओर खींचना है। ये दोनों काम साथ साथ हो जाना चाहिए और सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए। जब हम पेट के मसल को अंदर की ओर खींचते हैं एक जर्क के साथ और सांस को बाहर छोड़ते हैं वो भी एक जर्क के साथ। फिर से हम देखते हैं।
इस तरह से आप महसूस कर सकते हैं। अगली बार सांस स्वतः ही खींच ली जाएगी और पेट की पेशियां भी स्वतः ही फैल जाएगी। जैसे ही आप पेट की मांसपेशियां को ढीला छोड़ते हैं, सांस अपने आप ही आपके फेफड़े में पहुंच जाती है। सांस खींचने में किसी प्रकार के बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सांस धौंकनी के समान चलनी चाहिए। मूल आधार चक्र पर ध्यान केंद्रित हमें करना है। इससे मूल आधार चक्र जागृत होकर कुंडलिनी शक्ति जागृत होने में मदद मिलती है। और ऐसा हमें सोचना है कि हमारे शरीर के सारे नकारात्मक तत्व शरीर से बाहर जा रहे हैं। इसी प्रक्रिया को हमें बार बार दोहराना है। आइए फिर से हम करते हैं वज्रासन में बैठ के। कपालभाति करने के दौरान हमें यह ध्यान देना है, हमें सांस छोड़ना है और अपने पेट की मांसपेशियों को पूरा अंदर की ओर खींचना है। इस क्रिया को तेजी से कई बार दोहराना है। यह क्रिया करते समय पेट फूलना और सिकुड़ना चाहिए, जिसे आप यहाँ हाथ रखकर महसूस भी कर सकते हैं। प्रत्येक सेकंड में एक बार पूरी सांस को तेजी से नाक से बाहर छोड़ें। इससे हमारा पेट भी अंदर चला जाता है और वजन भी घटेगा। प्रत्येक सेकंड में एक बार सांस को तेजी से बाहर छोड़ने के लिए प्रयास करना है। सांस को छोड़ने के बाद सांस को बाहर न रोककर बिना प्रयास किए सामान्य रूप से सांस को अंदर आने देना है। प्रत्येक सेकंड में सांस को तेजी से बाहर छोड़ते रहें। इस हिसाब से 1 मिनट में 60 बार और कुल 5 मिनट में 300 बार सांस फेंकने की प्रक्रिया हो सकती है। और अगर आप थकान महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए और फिर कीजिए। शुरुआत में अगर 1 मिनट में 60 बार सांस बाहर फेंकने में थकान हो, तो 1 मिनट में 30 से 40 बार सांस बाहर निकालें और अभ्यास बढ़ने के साथ साथ गति को प्रति मिनट 60 सांस तक ले जाएं। अगर मैं आपको इसकी संख्या के बारे में बात करूं, तो 1 मिनट में इसके करीब 3 तरीके हैं। 3 गति से हम कपालभाति को कर सकते हैं। पहला गति है 1 मिनट में करीब 40 से 45 बार, जो कि शुरुआती लड़के हैं, जो शुरुआती अभी कर रहे हैं, जो भी नर नारी जो भी कर रहे हैं, ये 30 से 40 बार 1 सेकंड में कर सकते हैं। इस तरह से आराम आराम से। इस तरह से ज्यादा थकावट नहीं आएगा और धीरे धीरे जैसे जैसे होगा तो हम मध्यम गति से कर सकते हैं। मध्यम गति में क्या है, 1 मिनट में 60 बार को अगर हम कर रहे हैं तो ये मध्यम गति का कपालभाति हुआ। आपको मैं दिखाता हूं मध्यम गति। और इसी तरह से तीव्र गति से भी कपालभाति कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा, जैसे जैसे पकड़ बढ़ेगा, महीना 2 महीना के अभ्यास के बाद आप तीव्र गति कर सकते हैं। तीव्र गति के अंदर आप 1 मिनट में 90 बार तक भी कर सकते हैं। आपको मैं करके दिखा रहा हूं तीव्र गति वाला। तो इस तरह से हमने देखा कि कपालभाति के 3 गति के साथ हम कर सकते हैं।
धीमी गति, मध्यम गति और तीव्र गति। 40 बार 1 मिनट में, 60 बार और 90 बार तक। इस तरह से अपनी ताकत के मुताबिक, इच्छा के मुताबिक जितना शरीर दे रहा है साथ, उसके साथ साथ आप अपनी गति बढ़ा सकते हैं। पर इतना ध्यान रखिए, गति बढ़ाना हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए। हम नियमित रूप से करें, प्रतिदिन करें, सही तरीके से करें, ये हमारा होना चाहिए। एक राउंड खत्म होने के पश्चात फिर विश्राम कीजिए। विश्राम करने के दौरान यह अपने दिमाग में रखिए कि हमारे शरीर के जितने भी विषैले तत्व हैं वो आपकी सांस के साथ निकल रही है। हम जब भी सांस छोड़ते हैं इस तरह से मन में रखिए कि हमारे सभी विषैले तत्व शरीर से इस कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू निकल रहे हैं। अपनी आंखों को बंद रखिए आराम करने के दौरान और अपने शरीर में प्राणायाम से प्रकट हुई उत्तेजना को महसूस कीजिए। आप ये बिल्कुल महसूस कीजिए कि अब मैं उत्तेजित हो गया हूं, हम में शक्ति आ गई है। इस तरह कुछ देर रुक रुक कर 20 से 25 बार शुरू में करें जब शुरू कर रहे हैं, और धीरे धीरे इसे 100 से 200 बार तक भी कर सकते हैं। और जब थकान लगने लगे तो आप रुक जाइए। अब आप इसको 500 बार तक भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको आवृत्ति की बात करूं कि कितने समय तक करना चाहिए, तो शुरू के दिनों में आप मात्र 1 ही मिनट में तक कीजिए, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाकर 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक करें। और आपके पास अगर बहुत ज्यादा समय है तो 15 मिनट तक भी करें। पर 1 मिनट से स्टार्ट करके तो देखिए, इसके शरीर पर आपको खुद ही पता लगेगा क्या क्या प्रभाव, क्या क्या अंतर महसूस हो रहे हैं। आपको दिन भर उत्तेजित महसूस होंगे। आप इस प्राणायाम अभ्यास को नया नया शुरू करने वाले व्यक्ति को 2 से 3 मिनट में थकान महसूस हो सकती है, लेकिन जब आप 1 या 2 सप्ताह कर लेंगे तब 5 मिनट तक भी आप जा सकते हैं। और इस तरह से आप कपालभाति प्राणायाम को 5 मिनट तक करने में सक्षम हो सकते हैं। और आपके पास अगर समय है तो आप 5 से 10 मिनट तक कर लीजिए। अभ्यास लंबे समय तक सही तरीके से करने पर इसकी अवधि 5 मिनट से 15 मिनट तक बढ़ाई जा सकती है। यानी कि 5-5 मिनट के 3 चरण आप कर सकते हैं अधिकतम। अगर एड्स, कैंसर, एलर्जी, टीबी, हेपेटाइटिस और दूसरी ऐसी जटिल बीमारी के रोगी कपालभाति प्राणायाम दिन में 30 मिनट तक अगर करना प्रारंभ कर दें तो रोगी दिन में सुबह और शाम में दोनों समय कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं आधे आधे घंटे तक। और इस तरह से आपको इन भयंकर बीमारियों से भी निजात मिल सकती है। और स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन 1 ही बार करे तो उसे बहुत अच्छी शारीरिक और मानसिक लाभ मिलता है। अब अगर नुस्खे की बात की जाए कि हमें किन बारीकियों पर, क्या क्लू है, बारीकियों पर बात किया जाए, तो इसे करते समय जोर से सांस को बाहर छोड़े। ये नॉस्ट्रिल से, मुंह से नहीं, नॉस्ट्रिल से इस तरह से धक्का देकर ताकत के साथ सांस को बाहर छोड़ना है। सांस लेने के लिए हमें चिंता नहीं करना है। सांस अपने आप जब हम छोड़ते हैं अपने आप ले लेता है। मांसपेशियां ढीला छोड़ दीजिए और अपने आप जब आप सांस छोड़ते हैं तब इसको भी खींचिए अंदर की ओर। तो आपका ध्यान जो केंद्रित होना चाहिए ये पेट की मसल को अंदर खींचने पर और सांस को झटके के साथ छोड़ने पर। अब मैं सबसे महत्वपूर्ण आपको मैं बता दूं कि ये कई पोजीशन में हम कर सकते हैं। इसके कई अनगिनत लाभ हैं, फायदे हैं। उस लाभ और फायदे का जिक्र करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अभी सुखासन में बैठा हूं। इस पोजीशन में, इस आसन में बैठकर आप कर सकते हैं। आप अगर पद्मासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में, सिद्धासन में और वज्रासन में बैठ सकते हैं, और नहीं तो आप कुर्सी पर
कहीं आरामदायक बना के भी बैठ सकते हैं। अगर आपको ज्यादा उम्र है या कोई परेशानी है, आप नहीं बैठ सकते हैं नीचे किसी भी आसन में, तो आप कुर्सी पर बैठ के भी इस तरह से आप कर सकते हैं। आपको जब कुर्सी पर करते हो तो आपको यह ध्यान देना है रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो, कंधा नीचे की ओर झुका हो, और इस तरह से आप यहां करके, आप देखिए मैं करके बताता हूं। आंख को बंद कर लीजिए, सांस को छोड़िए और इसे खींचिए। इस तरह से पीठ को आप अलग रखिए, पीछे से सपोर्ट मत दीजिए, बगैर सपोर्ट के अपने खुद के सपोर्ट पर बैठिए। ऐसे कंधा को नीचे, बिल्कुल आरामदायक पोजीशन में इस तरह से बैठिए। और आप कुर्सी पर भी बैठ के कर सकते हैं। जब आप कुर्सी पर बैठ रहे हैं तो ये ध्यान दीजिए कि दोनों पैर बिल्कुल फ्लैट इस तरह से जमीन पर कंप्लीट सपोर्ट लेके हो, और इस तरह से तो इस तरह से हम कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। तो आज हमने आपके सामने करीब 5 आसन का जिक्र किया। आपको जो सुविधाजनक लगे उस आसन में बैठकर आप कर सकते हैं। अब मैं आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो देने जा रहा हूं कि आपको मैं बता दूं कि इसके अनगिनत लाभ हैं, और जब तक आप लाभ से अवगत नहीं होंगे तो आप विचार नहीं बनाएंगे इसे करने के लिए। हर बीमारियों को ये कपालभाति किसी न किसी रूप से रोकता है, इतना ज्यादा शक्तिशाली है। नियमित रूप से करने पर वजन घटता है और मोटापा में बहुत हद तक फर्क देखा जा सकता है। शरीर से अधिक चर्बी को दूर करता है और हमारी वजन को भी नियंत्रित करने में सहायक होता है। हमारी पूरे शरीर के त्वचा में ग्लोइंग और निखार ला सकता है। बालों के लिए बहुत अच्छा है। अस्थमा के रोगियों के लिए एक तरह ये रामबाण की तरह है। इसके नियमित अभ्यास से अस्थमा को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन मार्ग के अवरोध को दूर करते हैं और इसकी अशुद्धियां और बलगम की अधिकता दूर करती है। कफ की बीमारी दूर हो जाती है, फेफड़ों की बीमारी को दूर कर देता है और स्वस्थ फेफड़ों को मजबूत और इसकी क्षमता में भी वृद्धि कर सकता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पूरे श्वसन तंत्र को ये कैसे नियंत्रित करता है। इसके बाद कपालभाति हमारे उदर में तंत्रिकाओं को सक्रिय करता है। जब हम इस तरह से करते हैं तो इस तरह से हमारे उदर के तंत्रिकाएं जितना भी हैं वो सब सक्रिय हो जाती हैं, उदरांगों की मालिश कर देती है। इस तरह से हमारे पाचन क्रिया स्वस्थ हो जाती है और काफी हद तक सुधरती है। भूख भी ज्यादा लगता है। आंतों की कमजोरी, पेट के सभी प्रकार के रोगों, लगभग सभी प्रकार के रोग, कृमि रोग, आपको अजीर्ण जिसे एसिडिटी बोलते हैं, कब्ज है, ये सब से राहत मिल सकती है। हमारे जो पोषक तत्व हैं ये पूरे शरीर में इसका संचरण करने में भी मदद करता है। साइनस को शुद्ध करती है, मस्तिष्क को सक्रिय करती है, मानसिक तनाव और दमे की बीमारी दूर हो जाती है। माथे के क्षेत्र में यह विशेष प्रकार की जागरूकता उत्पन्न करती है तथा भूमध्य दृष्टि के प्रभावों को बढ़ाती है। ध्यान शक्ति बढ़ा देता है। चंचल मन वाले व्यक्ति हमेशा हड़बड़ी में फैसले लेकर अपना नुकसान कर बैठते हैं। इन प्रकार को ये लोगों को चित्त शांत करने में मददगार साबित होता है। मन में सकारात्मक विचार आते हैं और निर्णय शक्ति बढ़ती है। कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होती है। व्यक्ति के मुख पर एक अनोखा तेज आ जाता है। चेहरे की सुंदरता भी बढ़ जाती है। गठिया रोग को दूर करता है। सर्दी के वातावरण में अगर आप यह कर रहे हैं तो अपने आप आपको
गर्मी आ जाएगी और जुकाम तक दूर हो जाते हैं। गैस, कब्ज, खून के विकार की सारी समस्याएं इस कपालभाति से दूर हो सकता है। अम्लपीत, डायबिटीज, किडनी से जुड़े सारे रोगों का उपचार कपालभाति के माध्यम से कर सकते हैं। समय से पहले बाल का पकना, बाल का झड़ना, ये सब की समस्या भी कपालभाति से दूर होता है। जरूरत से अधिक अगर आपको नींद आ रही है, नींद कम आ रही है, तो ये सब का भी निदान कपालभाति से आप पा सकते हैं। कानों से कम सुनाई देना, मिर्गी, नाक के अंदर फोड़े होना, सारी तकलीफों का इलाज इससे आप कर सकते हैं। आंखों के विकार दूर करने में भी कपालभाति उपयोगी है। ये आंखों के नीचे के काले घेरे जो हो जाते हैं उनको भी ठीक कर देता है। चेतना के स्तर में वृद्धि करता, हमारे फोकस को बढ़ाता है, मेमोरी को सुधारता है, लीवर और किडनी को और बेहतर काम करने लायक बनाता है। इस तरह से इसके अनगिनत फायदे हैं। इन सभी फायदों को हमें गिनाने की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि आपको मैं महसूस करवा सकूं कि यह हमारे करीब 80 से 90% बीमारियों को कवर करता है। मैं इसी तरह से आपके सामने हमेशा नए नए योगा, आसन, प्राणायाम, कसरत लाते रहूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को, YouTube चैनल लिविंग हैप्पीली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, संबंधियों के साथ इसे शेयर कीजिए। आप उस पर अपने विचार को व्यक्त कीजिए। यथासंभव मैं जरूर जवाब दूंगा। और कपालभाति तो जरूर ही कीजिए, प्रतिदिन कीजिए। मैं नरेंद्र कुमार